नाजरीन आदाब। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूर हसन आज आपको बीपीएससी का जिसका टॉपिक है हिंदुस्तानी आलिया यानी जुडिशरी। 3 चीजें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, इनमें सबसे पहले हमें लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है और फिर जुडिशरी आती है। 3 चीजें जो है, 2 चीजें आपस में डिपेंडेबल है, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। मीन्स कि जैसे हम एग्जीक्यूटिव में लॉ बनाते हैं तो वो एग्जीक्यूट किसको करने होते हैं? एग्जीक्यूटिव को। लेकिन जो हमारी हिंदुस्तान की जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है। हमारी हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। हमारी हिंदुस्तानी आलिया, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी कोर्ट्स है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट से लेके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, इन सभी चीजों को हम जुडिशरी कहते हैं। अब ये जुडिशरी भी एक इंस्टीट्यूशन है जिससे जैसे हमने इससे पहले किसमें लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया कि वो दोनों डिपेंडेबल है, लेकिन इसमें ये फर्क है, ये इंडिपेंडेबल है। अब इसका काम क्या करना है? इस जुडिशरी का काम क्या करना है? इसका जुडिशरी का काम ये करना है कि इसको चेक करना है आर्बिट्रेरी एक्सरसाइजेस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कि जितने भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, क्या वो रियली में एग्जीक्यूट हो रहे हैं? क्या उन लॉज से हमारे डे टू डे जिंदगी में कोई असर तो नहीं पड़ रहा है? क्या वो इंसान के लिए, हमारे मुल्क की इंटीग्रिटी के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं? ये जुडिशरी का काम है। जो हमारी जुडिशरी है, अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव है, दोनों में अगर कुछ आपस में तालमेल नहीं हो रहा है तो ये हमारी जुडिशरी, तो इंग्लिश में हम कहते हैं जुडिशरी इज द फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मीन। कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी लॉज बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इनको सेफ रखना, इनको काम में लाना, इनका देखना, ये हमारी जुडिशरी का काम है। अब जुडिशरी का काम क्या है? ये सर्व करता है एज अ ट्रिब्यूनल, फॉर द किसके लिए? डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स या यूनियन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जो हमारी जुडिशरी है ये फाइनल आर्बिटर है। इसका जो रहता है, हमारी जुडिशरी का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। हाँ, अगर तरमीम करनी है, अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए
बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी बिठाई जाती है कि इस लॉ को कहां किस हद तक हम तरमीम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। ये सारी हमारी जुडिशरी, इंसान अगर जिंदा है इसको रहना है किस तरीके से रहना है, इसको खाना है तो किस तरीके से खाना है, इसको चलना है तो किस तरीके से चलना है। ये हमारी जुडिशरी का काम है। अगर हम इसकी एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारी जुडिशरी का जो एवोल्यूशन है, हम 1773 जब हमारे यहां क्या था, कॉलोनियल रूल था। जो हमारी एवोल्यूशन जो है जुडिशरी का, ये कब हुआ, 1773 से, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हमने पहला सुप्रीम कोर्ट उस समय एस्टेब्लिश किया, लेकिन किसके रूल में, हम कहते हैं जब हमारा हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था। जब कौन सा रूल था, कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल पीरियड जब था तो सबसे पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का आगाज वो कॉलोनियल रूल से शुरू होता है 1773 से, जो लोकेटेड था कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता, जिसको आप कलकत्ता भी कहते हैं। अब इनिशियली में हमारे सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हम ये जुडिशरी कह रहे हैं, इनिशियली जो सुप्रीम कोर्ट जो था वो चीफ जस्टिस और 3 जजों पे मुश्तमिल था। मैं बात कर रहा हूं इसकी एवोल्यूशन का, कॉलोनियल रूल का। 3 जजेस एंड द चीफ जस्टिस और इसके साथ 3 जजेस। लेकिन लेटर ऑन कुछ टाइम के बाद ये रिड्यूस हुआ। अब चीफ जस्टिस और किसके 2 जजेस, 3 जजेस से लेके अब कितने जजों पे पड़ा, ये 2 जजों पे। अब इस चीफ जस्टिस को या इन 2 जजों को कौन अपॉइंट करता था, इट इज कॉलोनियल रूल, ये कॉलोनियल का जमाना था। तो इनको क्राउन, दे वर अपॉइंटेड, इनको क्राउन ही, बादशाह ही, जिसको हम बादशाह कह सकते हैं, एक बादशाह ही इनको क्या कर सकता था, अपॉइंट कर सकता था। लेकिन जब हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम का आगाज हुआ, जब हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम, हालांकि हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में क्वाज़ी फेडरल है। फेडरल और क्वाज़ी फेडरल में क्या फर्क है? फेडरल मीन्स कि जब यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावरों का, ताकत का बराबरी हो। लेकिन क्वाज़ी फेडरल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में यूनियन को, मरकज को ज्यादा इख्तियारात है एज कंपेयर टू बमुकाबिल रियासतों से। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान आजाद होने से पहले 1773 में सुप्रीम कोर्ट का आगाज कोलकाता में हुआ था, जो एक चीफ जस्टिस और 3 जजों पे मुश्तमिल था। बाद में इसको 3 जजों से लेकर अब 2 जजों और चीफ जस्टिस से मुकर्रर किया गया और इनको लाजमी तौर पर क्राउन ऑफ दैट रूल
अपॉइंट करता था। लेकिन जब हमारी हिंदुस्तान, जब हमारा मुल्क, जब हमारा राज्य क्या बना, फेडरल, when powers were distributed between the state and the central, between the state and the union, तो ये कब है? It was by the act of 1935, जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट 1935 में एक एक्ट पास किया जिसकी बदौलत से कोलकाता से मुंतकिल हुआ और दिल्ली में इसका इख्तिताम पजीर हुआ। मीन सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। कब? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भारत में आई। अब दोस्तों, जब इसका हम नजरिया कहते हैं इस जुडिशरी का, ये हमारे, अगर हम इसको ट्रायंगल की हैसियत से दे देते हैं तो ट्रायंगल में जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, ट्रायंगल में जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि दायरा कम है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट इज सिंगल। देन अगर हम नीचे की तरह जाते हैं तो एरिया भी बढ़ जाता है, मीन्स यहां सुप्रीम कोर्ट है, यहां हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट्स क्योंकि लगभग हर स्टेट में पाए जाते हैं। एंड देन दैट आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो तहसील लेवल पे है, जो मुंसिप लेवल पे है, या हम कह सकते हैं कि ये पंचायत लेवल पे भी है। तो सबसे बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हिंदुस्तान का एपेक्स कोर्ट माना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपेक्स कोर्ट इन इंडिया। ये हिंदुस्तान में वाहिद मरतब अदालती निजाम है जिसका प्रमोट ढांचा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके नीचे जिला कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स माथाती। ये सारे जो है अंडर द रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं, एपेक्स कोर्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो तमाम लोगों पे, तमाम व्यक्तियों पे, तमाम कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है। किसी भी हालत में इसको इंप्लीमेंट करना ही करना है। निचोड़ में अगर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के जजों को तब्दील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज है, हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है कि वो हाई कोर्ट का कोई भी केस या किसी भी कोर्ट का कोई भी केस ट्रांसफर मूव कर सकता है, या एक हाई कोर्ट से लेके दूसरे हाई कोर्ट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ड्यू टू एनी अदर थ्रेट,
किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से इसको एक हाई कोर्ट से लेके दूसरे हाई कोर्ट मुंतकिल कर सकता है। अब ये आप देखिएगा इंडियन जुडिशरी किस तरीके से हमारी इंडियन जुडिशरी का प्रोफाइल है। तो अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है, इसको हाईएस्ट कोर्ट या अपेक्स कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके कानून सारे जितने भी कोर्ट्स है उनको लाजमी तौर पे वो बाइंडिंग है उन पे। सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट की मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट वो डिजिग्नेटेड कोर्ट है जो फाइनल अथॉरिटी रखती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन। अगर हमारे आईन में कोई भी तरमीम करनी है, कोई भी अगर हमें लग रहा है डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल विडिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के हक में, सुप्रीम कोर्ट के पावर, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में यह है कि उसके पास जो भी लॉ, जो भी कानून, जो भी वो ऑर्डर या कानून पास करता है, तो वो बाकी कोर्टों पे या कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल लोकसभा है, राज्यसभा है, या जितने भी इंस्टीट्यूशन है, तो उन पे बाइंडिंग जरूरी है। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट भारत में आया 1950 में, तो इसमें 8 जजों पे, ये पहले 8 जजों पे मुश्तमिल था। उसके बाद 1956 में फिर बढ़ाकर 11 कर दिया गया। 4 साल बाद यानी 56 से लेकर 60 तक, 1960 में जजों की जो तादाद है 14। उसके बाद 18 साल के बाद 1978 में 18, 1986 में 26, 1986 में 31, 2009-19 में या 21 में 34। मीन्स की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 34, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस समेत 34 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है। लेकिन 34 अक्सामिया जो है, इनमें से जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की वो है 32 अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस, 31+1। हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सारे, जिसमें हम ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं तो हम असली, अपील और मशावरती दायरेकार की शक्ल में वसी इख्तियारात होते हैं। नाउ एन.वी. रमन्ना जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये 48वां चीफ जस्टिस है हिंदुस्तान का, जिसने 24 अप्रैल 2021 को हलफ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए आला
करदा कानून हिंदुस्तान के अंदर तमाम अदालती और यूनियन और रियासती हुकूमतों के जरिए भी पाबंद हो जाता है। आर्टिकल 142 के मुताबिक हिंदुस्तान के सदर का फर्ज है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को नाफिज करे और अदालत को ये हक हासिल है कि वो इंसाफ के मफाद में जरूरी समझे जाने वाली किसी भी हुक्म को पास करे। हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है ये चौथा बाब और 5वें हिस्से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसको आर्टिकल 126 के तहत कायम अमल में लाया गया है। इसकी पावर जो है आर्टिकल 119 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये भी एक पावर है। आर्टिकल 131 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो है असली दायरा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब हमारे पास जो है वो है कि हम टेन्यूर इसका कितना मुद्दत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ये 65 साल तक, ये 65 साल की उम्र तक जज के पोस्ट पे रह सकता है। लेकिन इससे पहले भी रिजाइन या थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इसको हम हटा भी सकते हैं। अब कौन सा व्यक्ति हिंदुस्तान का जज बन सकता है या सबसे पहले ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। उसके पास 5 साल जज की हैसियत से काम होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी अदालत में 5 साल का एज अ जज की हैसियत से काम करना चाहिए या एक एडवोकेट की हैसियत से 10 साल या स्पेशल जुरिस्ट, कानून जानने वाला। अब इसके साथ साथ कि ये तब कब तक रह सकता है, अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। लेकिन एक और अहम बात यहां पे जो हमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहते हैं या इम्पीचमेंट प्रोसेस। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को नाअहल, इनकैपेबल या मिसबिहेवियर या किसी नाकारा में पाया गया तो हम इसको हमें इख्तियार, अब किसको इख्तियार है? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, जो हमारे सदर हिंदुस्तान होता है, उसके द्वारा इसको हम हटा सकते हैं। बट किस तरीके से? दैट 2/3 मेजॉरिटी जो होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी जो होनी चाहिए, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट
then with the constitution of the president and the chief justice we can remove the judge of the Supreme Court. जब हम सैलरी की बात करते हैं, तनख्वाह की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जज का जो तनख्वाह होता है वो इंडिपेंडेंट रिम्यूनरेशन होती है, बट एक जज का तनख्वाह लगभग 2,50,000 उसकी इंडिपेंडेंसी, एफिकेंसी जो है, इम्पार्शियली जो है, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिल सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का और एक अहम चीज जो है वो किसी भी निजी या सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद वकालत नहीं कर सकता है, एज ए एडवोकेट वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो लगभग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन की सीनियरिटी के हिसाब से बनते हैं। तो जिसके तहत वो कोई भी केस लेके जाए, दैट मीन्स वो उसका जूनियर हो, तो इस हिसाब से कि पाबंदी लगा दी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि वो इस अपनी पूरी मुद्दत कंप्लीट करने के बाद 65 साल के बाद किसी भी अदालत में काम न करे। तो इसके बाद हमारे चीजें आते हैं जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या जुरिडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की? आर्टिकल 141 of the Indian Constitution declares that law binding by the कोई भी कानून जो पास किया जाता है ड्यूरिंग द सुप्रीम कोर्ट, बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वो किसी भी निजी अदालत, कोई भी हिंदुस्तान का जो भी निजी अदालत है उस पे उसका बाइंड होना जरूरी है, काबिल कबूल होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे बहुत से रिट्स की बात करेंगे, बहुत से जुरिडिक्शन की बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के। तो हमें असल में ओरिजिनल जुरिडिक्शन जिसको हम असली जुरिडिक्शन कहते हैं, फिर है अपीलेट जिसको हम अपील जुरिडिक्शन कहते हैं, एडवाइजरी जुरिडिक्शन जिसको हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहते हैं, एंड द इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज रिव्यू जुरिडिक्शन जिसको हम रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी या रिव्यू जस्ट कहते हैं, या हम बात करते हैं कि रिट जुरिडिक्शन। असली जुरिडिक्शन है व्हेन देयर इज डिस्प्यूट, जब कोई भी डिस्प्यूट दो स्टेटों के बीच में हो, यूनियन और स्टेट के बीच में हो, या कोई भी ऐसा केस हो जिसे हम यूनिटी या इंटीग्रिटी का खतरा, कंट्री की यूनिटी या इंटीग्रिटी का खतरा हो, तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट के हद्दी अख्तियार में, और उस जुरिडिक्शन को हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, असली
जुरिडिक्शन, असली हद अख्तियार हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक अहम दायरा है, जिसके जरिए हमारे सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट या स्टेटों के बीच में हो या सेंटर और स्टेट के बीच में हो, तो उसका हद अख्तियार हमारे सुप्रीम कोर्ट को ही है। उस जुरिडिक्शन को हम असली जुरिडिक्शन कहते हैं। दूसरा जो है अपील जुरिडिक्शन। जब हम अपील की जुरिडिक्शन की बात करते हैं मेरे दोस्तों, अपील जुरिडिक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे हिंदुस्तान में फ्रॉम अप टू डाउन कोर्ट्स का एक दायरा है, जिसको मैंने पहले ही आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या हम उसके नीचे से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। अगर कहीं दो आदमियों के बीच में उन्होंने कोई लो सबऑर्डिनेट कोर्ट से या म्युनिसिपल कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या कभी हम पंचायत कोर्ट से भी कह सकते हैं, कोई फैसला लेके आए हैं। अब जो दूसरी, क्योंकि जब भी कोर्ट का मामला होता है तो उसमें दो पार्टियों का होना लाजिम है। अब ये दो पार्टियां, अगर इनमें से एक को लगा कि ये जो फैसला आया है ये मेरे हक में नहीं है, या मेरे हक में क्या, ये मेरे हक के खिलाफ है, इसका फैसला जज साहब ने मेरे अगेंस्ट दिया है, जो मेरा असली हक था वो शायद मुझे नहीं मिला, तो वो जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में ये केस सुनने में जब भी ये इसका फैसला सुनाया गया, तो अगर हाई कोर्ट में ऐसा फैसला हुआ कि अब एक पार्टी के बीच में जिस पार्टी के पक्ष में फैसला आया था उसके अगेंस्ट आया, तो अब वो पार्टी इसको सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला इसके लिए आता है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला इसके लिए आता है, ये सारा फैसला किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में इन इंसानों पे, इन पार्टीज पे लागू करना जरूरी है। और कोई भी निजी अदालत को ये हक नहीं है कि इनके बीच में, इस कानून के बीच में कुछ दरारियां पाए। हर कोई कानून चाहिए कि सही भी हो, कौन से भी कोर्ट में हो, तो उनको जरूरी है कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करे। इसको हम अपीलेट जुरिडिक्शन कहते हैं। मीन्स इंपॉर्टेंट जुरिडिक्शन है। हम नीचे कोर्टों से लेके सबसे अपेक्स कोर्ट तक जा सकते हैं। फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या म्युनिसिपल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड up to the last court, that is the Supreme Court of India. एडवाइजरी है, एडवाइस करना, एडवाइस से निकला है। मीन्स कि अगर हमें कोई भी कानून या किसी भी तरीके से हमें लगा
कि ये कानून को दो जजों या चार जजों के बीच में अलॉन्ग द चीफ जस्ट इसमें एडवाइस लेने की जरूरत है, तो हम उसको एडवाइजरी जुरिडिक्शन या दो बख्शों में अगर है मीन्स की, तो उसको हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहते हैं। और एक मैंने बताया था रिट जुरिडिक्शन। अगर हमें, क्योंकि ये पहले भी मैंने एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में बताया था, अगर हमें लग रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होते जा रहा है, तो हम उसके लिए रिट्स का इस्तेमाल या जिसको हम कहते हैं रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में होता है। और एक चीज जिसको हम रिव्यू जुरिडिक्शन कहते हैं, रिव्यू। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा चीज है कि वो अपने ही डिसीजंस को रिवाइज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जिस टाइम हमने इसको तश्कील दिया था तो उस समय कंडीशंस क्या थे, अब इस वक्त कंडीशंस क्या है, तो ये हम बात कर सकते हैं कि दिस वर द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है फ्रॉम आर्टिकल 214 से लेके 231 तक है। मेरे दोस्तों, आर्टिकल 125 कहता है कि हमारे हर रियासत के पास एक हाई कोर्ट होना जरूरी है और हर रियासत को इसके हक इख्तियार में काम करती है। लेकिन मेरे दोस्तों, 29 रियासतों में लगभग हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स है, क्योंकि अगर हम हर रियासत की बात करते हैं तो उसके मुताबिक हमारे पास जो 29 हाई कोर्ट्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। और कुछ स्टेटों के बीच में, 2 स्टेटों के बीच में, 4 स्टेटों के बीच में एक ही हाई कोर्ट है। मिसाल के तौर पर पंजाब और हरियाणा में एक मुश्तरका हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में कायम पजीर है। इसी तरीके से आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में एक ही हाई कोर्ट है जिसका कायम पजीर गुवाहाटी है। हमारे हाई कोर्टों में, जैसे मैंने कहा कि वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो यहाँ का हाई कोर्ट के जजों को चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है। हमारे हाई कोर्ट की जो
जो हमारे हाई कोर्ट जो है ये किसके हद इख्तियार में है कि एक हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश करता है? ये पार्लियामेंट के हुकूक में है। पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो दो स्टेटों के दरमियान या तीन स्टेटों के बीच में एक ही हाई कोर्ट को बनाए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पंजाब और हरियाणा में है, वहां हाई कोर्ट में कोई भी स्ट्रेंथ डिपेंडेबल अपॉन द वैकेंसीज की कितने जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट में, डिपेंडेबल है कि हाई कोर्ट। अब कौन कर प्रेसिडेंट जो है, हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट जो है, इसी के पास ऐसा पावर है कि वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को टाइम टू टाइम फिक्स कर सकता है। जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है with the Chief Justice of India or the governor of the state. हाई कोर्ट का जो जज है वो 62 साल की उम्र तक 62 साल की उम्र से ज्यादा हद नहीं रह सकता है। 15 अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट, क्योंकि पहले इसकी उम्र जो था वो 60 साल था, अब इसका जो उम्र है वो 60 से लेके 62 साल कर दिया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट की हमने बात कही कि वो प्रेसिडेंट को अप टू द एज ऑफ बिफोर द एज ऑफ 65 इयर्स या तो वो प्रेसिडेंट को रिजाइन लिख सकता है या तो वो उसको इम्पीचमेंट इनकैपेबिलिटी की हैसियत से हटा सकता है। उसी तरीके से जो हमारे हाई कोर्ट है उसमें भी जो जज का 62 साल के बाद या तो उससे पहले वो रिजाइन टू द प्रेसिडेंट लिख सकता है या तो incapability or empower we can remove it, misbehavior or the power of incapability। जैसे हमारे हाई कोर्ट में, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरिडिक्शंस है, वैसे भी हमारे जो हाई कोर्ट उसमें भी ज्यूरिडिक्शंस है। कि वो हिंदुस्तान का नागरिक होना जरूरी है या तो हिंदुस्तान का नागरिक होना जरूरी है, उसके साथ साथ वो किसी कोर्ट का या 10 साल एक एडवोकेट की हैसियत से काम करता हुआ होगा या तो स्पेशल जज की हैसियत से उसको या सीनियर मोस्ट, तो उसके हिसाब से उसको जज बना सकता है। जो हमारी टेन्योर है वो मैंने इससे पहले ही कि हमारी
हाई कोर्ट का जज 62 साल के वक्फे तक ऑफिस में रह सकता है और उसके साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट प्रेसिडेंट या गवर्नर विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट अगर लगा कि इनकेपेबल वह है, मिसबिहेवियर है, तो उसे 62 साल की उम्र से पहले ही हटाया जा सकता है। अपीलेट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट को भी अपीलेट जुरिडिक्शन है, एक्सटेंडेड टू बोथ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। जितने भी केसेस सिविल और क्रिमिनल है एंड इट आर विद द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, उसके पास भी पावर है कि अपीलेट मीन्स अगर किसी लवर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फर्स्ट मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जितने भी म्युनिसिपल कोर्ट्स होते हैं या स्मॉल केसेस होते हैं, स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस जो होते हैं या म्युनिसिपल कोर्ट्स होते हैं, अगर उनमें से कोई भी ऑर्डर निकल आया है तो वो व्यक्ति, तो वो पार्टी अपना रोल या डिस्ट्रिक्ट में पास हुआ है तो वो अपने हाई कोर्ट में मीन्स अपीलेट lower from up to the upper, it is called appellant jurisdiction. हमारे एक और चीज है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ द ऑल द कोर्ट्स इन द स्टेट, ये सुप्रिटेंडेंट होता है जितने भी कोर्ट्स होते हैं स्टेट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो तहसील लेवल पे हो, चाहे वो सब डिवीजन लेवल पे हो, चाहे वो और किसी तरीके से हो, जितने कोर्ट स्टेट में होते हैं उनका सुपरिटेंडेंट होता है हाई कोर्ट ऑफ द एक्सेप्ट आर्मड फोर्सेस के बगैर जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो किसके हद इख्तियार में होते हैं, वो हाई कोर्ट स्टेट के हाई कोर्ट के इख्तियार में होता है। ये आप जो शक्ल देख रहे हो, दिस इज वी कैन से दैट द एनालॉगस ऑफ दिस जुडिशरी। नीचे आप देखोगे कि स्मॉल केसेस फॉर द मेट्रोपॉलिटन स्टेट और वी कैन से म्युनिसिपल कोर्ट्स मीन्स तहसील कोर्ट जिसको हम कहते हैं, या और कोई, तो या हम कह सकते हैं ये जो कोर्ट्स ऑफ द स्मॉल केसेस मीन्स पंचायत कोर्ट्स अगर हम कह सकते हैं। उसके बाद सबऑर्डिनेट जज सेकंड आता है, या हम कहते हैं सबऑर्डिनेट जज फर्स्ट, ये जो तहसील लेवल पे है, मजिस्ट्रेट लेवल पे है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडीजेस जो होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं। उसके बाद जो है हमारा हाई कोर्ट आता है, उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट का मसला होता है। मीन सारे कोर्टों से लेके हम सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ताकती माना जाता है। तो हमारे हाई कोर्ट का जो पावर है, अब जो हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर रहे थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है क्या कि जैसे हमने मुंसिफ की बात कही है, या हमने जो क्या कहते हैं, जो हमने स्मॉल केसेस की बात कही है कि every child starts from the mother's womb. Same is the case कि हमारे हिंदुस्तान में भी गांव से लेके पहले जो कोर्ट स्टार्ट होते हैं वो गांव से लेके स्टार्ट हो जाता है, फिर सिटियों में, फिर आराम से
जो हमें डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी चीजों में, उसी तरीके से हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है इनका भी अपना अपना जुरिडिक्शन है। कौन सा केस किस तरीके से हम किस कोर्ट में ले सकते हैं। हालांकि जो है स्टेट की जो बात करते हैं तो स्टेट में ये जरूरी होना चाहिए कि उसके पास कोर्टों का एक मश्तमल होना चाहिए कि कौन सा केस जो है किसके पास होना चाहिए। मीन्स के हमारा हाई कोर्ट जो है, हमारे हर किसी स्टेट में जो हाई कोर्ट पाया जाता है, इस हाई कोर्ट का अपना दायरे इख्तियार होता है, वो अपने दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जा सकता है। तो उसका मीन्स कि अगर कोई मसला हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर हमारा कोई केस सुप्रीम कोर्ट के अदालती अदारे में हो, उसके दायरे में हो, तो उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होना चाहिए। लेकिन स्टेट कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। लेकिन उसके पास बस इतना ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किसी भी तरीके से उसको इख्तियार में करे। उसी तरीके से मैं बात कर रहा था सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। ये जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है इनका जो हर कोई जो केस ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हम नहीं ले सकते। इनकी भी अपनी जुरिडिक्शन है, उसी जुरिडिक्शन के मुताबिक अब स्टेट का काम है, स्टेट का जिसको हम पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके मुताबिक इन डिस्ट्रिक्टों या इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजों को तकरीर दी जाती है और इन्हीं तकरीरों के बुनियादों पे, उनके सीनियरिटी के बुनियादों पे फिर उनका काम जो है कैसे बाकी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सीनियरिटी के लिहाज से हाई कोर्ट में उनका नाम ले सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल कोर्ट केसेस जो है इनका हद इख्तियार कि अपने ही इलाके का अपने ही दायरे में जितनी भी उनके पास ये है उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी चीज के हदूद के अंदर वो फैसला या कोई भी का अगर कहीं जगह पे मीन्स के डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अगर दो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो कि उसका फैसला उस डिस्ट्रिक्ट में भी करा सकते थे, इसमें भी, तब वो क्या कर सकता है कि उसको हाई कोर्ट के हद इख्तियार में ले सकता है। मेरे दोस्तों कि रियासती हाई कोर्ट के जो जितने भी हाई कोर्ट्स है हमारे जम्मू एंड कश्मीर है, इनका काम ही है जो भी अपेक्स कोर्ट से जो ऑर्डर आते हैं उनको क्या करना, उनको इंप्लीमेंट कराना। इनका काम ही ऐसा है, चाहे कितना भी रिव्यू जुरिडिक्शन जो है वो किसको है, वो स्टेट के अपने जितने भी उसने ऑर्डर निकाले हैं, जितने भी कानून पास किए हैं, जो भी उसने फैसला सुनाया है, उनको रिव्यू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, अपेक्स कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के लॉ को चैलेंज भी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास भी बिल्कुल भी इसका हद इख्तियार बिल्कुल जीरो है कि वो किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट के पास हद इख्तियार है कि वो हाई कोर्ट या कोई भी जितने भी लोअर कोर्ट्स है
जितने भी सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट्स है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसके पास कितने पावर्स है। ये कोई किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट को के लॉ को चैलेंज कर सकता है, उसके उसके उसको रिवाइव कर सकता है, इसको रिवाइव कर सकता है, इस पे हमें अपील कर, अगर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई भी लॉ पास होता है, क्योंकि जब लॉ पास होता है तो वो किसी चीज के मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे 1990 में अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई किसी भी, या हाई कोर्ट ने, या हम बात करेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की भी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा कानून पास किया है, अगर कोई भी ऐसा कानून पास किया है या जो उस समय या तो मजबूरी थी या तो उस समय उसकी जरूरत थी, अब जमाना बदलता गया, या तो उस चीज की अहमियत अब खत्म, अब रेफरेंस के जरिए उसको रिवाइज कर सकते हैं। मीन्स 1990 में जो कानून वो उस टाइम के लिए या उस वक्त उसका होना जरूरी था, लेकिन आज के इतिहादी इख्तियार में नहीं है, या आज के लिए ये जरूरी नहीं है कि यही कानून इसमें हम तरमीम कर सकते हैं, या इसमें हम कोई भी इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कानून को, चाहे वो कब का बना हो, सुप्रीम कोर्ट के कानून को वो चेंज नहीं कर सकता है। उसको सुप्रीम कोर्ट का जो भी वहां से ऑर्डर पास हुआ है उसको किसी भी हालत में किसी भी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। हता कि जो हाई कोर्ट या लाहौर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो भी कानून पास हुआ है, ये जरूरी नहीं है, जो भी कानून पास हुआ है ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को जरूरत नहीं है कि वो उसी लॉ को अपनाए, नहीं बल्कि उसको रिवाइज कर सकता है, उसको नए तरीके से देख सकता है कि क्या जो हाई कोर्ट, जो प्रेजेंट हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, क्या ये कानून के मुताबिक सही है, क्या ये कंडीशन के मुताबिक सही है। दैट इज वाई जो है हमारे कानून को कहते हैं कि ये हमारी जुडिशरी जो है, हम इसको कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसको किसी के साथ वाबस्ता नहीं है, न लेजिस्लेचर के साथ, न जुडिशरी के साथ, न एग्जीक्यूटिव के साथ। ये खाली जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, ना लेजिस्लेचर के साथ है न एग्जीक्यूटिव के साथ है। लेकिन दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की कि इस जुडिशरी में आपको बताने की जुडिशरी के पास कितने पावर्स होते हैं, क्योंकि दिन पर दिन जो है हमारी जुडिशरी जो है मजबूत होनी चाहिए। इसमें हर कोई भी लॉ जो पास होता है वो कानून के मुताबिक ही पास होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही मुताबिक पास होता है। अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ को तरमीम करनी है तो 2/3 of the majority of both the houses, if there is dispute on the law, whether this state has the true law or that state has, or whether which state has given the right judgment, then it is the Supreme Court ही वो ऐसा कि जब वो फैसला सुनाता है दो स्टेटों के बीच में, अगर दो स्टेटों के बीच में अगर कोई भी तजाद का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास, खाली सुप्रीम कोर्ट के पास उसका एडवाइजरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल भी नकारा नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जो आर्टिकल 214 कहता है कि हर किसी स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट्स है जो दो स्टेटों के बीच में एक ही हाई कोर्ट है। हमारे यहाँ पे 29 स्टेट्स है, 29 स्टेटों में
हमारे पास खाली 25 हाई कोर्ट्स है, जबकि पंजाब और हरियाणा के बीच में एक ही हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में मुश्तमिल है। उसके अलावा